आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। सिक्योरिटी सेक्शन में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है 4.1, उसमें हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की पुलिसिंग पावर कितनी होती, कैसे होती है। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 131। उसके तहत पंजाब में बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन है ना, कि बीएसएफ कितने एरिया में किस हद तक ऑपरेट कर सकता है, इस बात को लेकर के कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए थे। ओके, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर क्या रिस्पांस दिया है, नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया था। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पुलिसिंग पावर, इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर स्टेट्स, है ना, और इस तरह की पावर को एक्सटेंड करने का रैशनल क्या था, क्या चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड। इन सबसे पहले हम लोग ज़रा थोड़ा सा ना बीएसएफ के बारे में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस न्यूज़ पे चलेंगे और फिर उसके बाकी के कंटेंट को जानने की कोशिश करेंगे। देखो, भारत में एक होती है, एक तो आप लोगों ने सुना होगा ना, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस में वी हैव मेजरली द आर्मी, द एयरफोर्स एंड द नेवी। तो आर्म्ड फोर्सेस में मतलब ये तीन होती हैं और ये तीनों का जो काम होता है ना, दे आर मेंट फॉर द वॉर, युद्ध के लिए बनाया जाता है। ये अक्सर हर देश में होती है ना। और ये हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ समय पहले एक चीज़ को और ऐड किया गया था, वो था इंडियन कोस्ट गार्ड को भी। तो वो अलॉन्ग विद नेवी मिलकर के पूरा कोस्टल एरिया पर काम करते हैं। ये छोटा सा बेसिक सा आपको समझ होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू द आर्म्ड फोर्स, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो ये एक तरीके से हमारी आर्मी वगैरह को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, मिलिट्री को। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो दोनों की मिनिस्ट्री का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमारे पास 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ ऐसी हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं, यानी कि हमारे जो देश का सारा बॉर्डर है उस पर गार्ड कर रहे हैं। उसमें मेजरली हमारे पास बीएसएफ है। अगर आप देखोगे आपको बीएसएफ कहाँ मिलेगा, आपको बीएसएफ जम्मू कश्मीर में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, गुजरात बॉर्डर पे मिलेगा, बांग्लादेश वाली साइड जहाँ भी हमारा बॉर्डर्स लग रहे होते हैं वहाँ पर मिलेगा। एक हमारे पास है असम राइफल, एक हमारे पास आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एक है एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल। कभी कभी हमें कुछ स्पेशल ऑपरेशंस करने होते हैं, उसके लिए हमारे पास आ जाता है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी के हेडक्वार्टर्स मानेसर में है। जो दिल्ली से अगर आप जयपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में एक जगह आती है, वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर्स पड़ते हैं। फिर कभी कभी हमें इंटरनल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, सीआईएसएफ आपको जनरली कहाँ मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, है ना, पीएसयूज़, और अगर आप जैसे मेट्रोज़ भी हो गए, है ना, एयरपोर्ट्स हो गए। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े होते हैं उनके पास गन वगैरह भी होती है। तो वो सब कौन होते हैं, वो होते हैं सीआईएसएफ के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देन आती है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये भी, इनके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं डिफरेंट। इस टॉपिक में हम लोग मेजरली बात करेंगे बीएसएफ के बारे में। 1965 में बीएसएफ को एस्टेब्लिश किया गया था और बीएसएफ को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। देश में बॉर्डर के ऊपर एक्चुअल जो रोल है वो बीएसएफ का ही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और एडिशनल बता देता हूँ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, दे आर मेंट ओनली फॉर दी वॉर। पर आपके पास एक सवाल आएगा कि यार अगर ये सिर्फ वॉर के लिए हैं और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर तो हमने सुना है कि इंडियन आर्मी है वहाँ तो मूवीज़ भी बनी है, और नहीं तो आप लक्ष्य मूवी को देख लो। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा पीओके वाला रीजन पड़ता है वो सारा, इट इज़ अ वॉर जोन एक्चुअली। अभी भी हम उसको कभी एक्टिव के मोड में देखते हैं, कभी पैसिव के मोड में देखते हैं। वहाँ पर अभी भी वॉर सिचुएशन है, इसलिए आर्मी को जम्मू कश्मीर के उस रीजन में डिप्लॉय किया हुआ है। आप आर्मी को राजस्थान के बॉर्डर पर नहीं देखोगे। मे बी उनके कैंप्स वहाँ आसपास होंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में फिर पाकिस्तान पड़ता है जो कि हमारा एक एनिमी नेशन है, लेकिन एक्टिवली वहाँ पर बीएसएफ डिप्लॉयड रहती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में तो आर्मी एक्टिवली डिप्लॉयड भी है।
क्योंकि वो वॉर जोन है, अक्सर वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। ओके, तो ये बात थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए, वरना मेजर काम किसका होता है, बीएसएफ का होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। तो बीएसएफ के पास कुछ अथॉरिटी होती है, वो सर्च वगैरह भी करता है ना, सीज वगैरह करना प्रॉपर्टीज़। उसके लिए हमारे पास सीआरपीसी है, पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया, एनडीपीएस है, इन सब एक्ट के अंदर बीएसएफ को पावर दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होगी आपकी। स्पेसिफिक रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, तो बॉर्डर के लिए हमारे पास असम राइफल है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सशस्त्र सीमा बल है। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी और जानिएगा, जैसे असम राइफल जो है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीएपीएफ है। असम राइफल्स के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। असम राइफल्स का एक टॉपिक जो है ना बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा भी है। तो असम राइफल्स में एक तो होता है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड, मतलब हर एक आर्मी की अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, कुछ उसका ऑपरेशनल काम होता है। असम राइफल की प्रॉब्लम ये है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑपरेशन इसका देखता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सब लोगों को पता नहीं, तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कभी इंटरव्यू में ये बातें पूछ ली जाएगी। मेंस में नहीं पूछेगा यूपीएससी, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, इंटरव्यू वाली चीज़ है ये, है ना। तो ये आपका पीआई टेस्ट हो गया, पीआई क्वेश्चन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ एनोटेशंस में, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर पढ़ना ज़रूर है। देन असम राइफल हमारे नॉर्थ ईस्ट में है ना, और बाकी बीएसएफ बांग्लादेश पर बॉर्डर पर है, पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी चाइना बॉर्डर के साथ है, सशस्त्र सीमा बल इंडिया नेपाल इंडिया भूटान पर है। स्पेशल टास्क के लिए हमारे पास एनएसजी वगैरह होता है जनरली, कोई ऐसा स्पेशल ऑपरेशन के लिए। इंडस्ट्री में सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ वगैरह हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी। बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, व्हाट इज़ बीएसएफ, व्हाट आर सीएपीएफ एट्सेट्रा। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो एक क्वेश्चन बन के आता है बीएसएफ एक्ट 1968 से, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 139, उसका एक क्लोज 1 है। ठीक है, तो इस सेक्शन की हेल्प से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको पावर मिल जाती है कि वो बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन के ऊपर काम कर सकता है, कि कौन से एरिया के कौन से बॉर्डर पर बीएसएफ का कितना जुरिस्डिक्शन होगा। ये कहाँ से आता है, बीएसएफ एक्ट का एक सेक्शन है वहाँ से। तो हुआ ये था कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ एरिया एक्सटेंड किया गया था, ऑपरेशनल जुरिस्डिक्शन का एरिया एक्सटेंड किया गया था। पंजाब ने बोला कि भाई आपने जो ये सेक्शन का इस्तेमाल किया, इसकी संवैधानिक वैधता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताओ, आपने इसका एरिया क्यों एक्सपेंड किया। ठीक है, नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, अब देखो बीएसएफ किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन होगा ना, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में और असम में, वो पहले था कि 15 किलोमीटर तक करेगा, बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ ऑपरेट करेगा। अब उन्होंने इसको इंक्रीज़ करके कर दिया 50 किलोमीटर तक का। जबकि गुजरात के केस में उन्होंने जो पहले 80 था उसको रिड्यूस करके 50 कर दिया है। राजस्थान में ये चीज़ ऑलरेडी 50 किलोमीटर की लिमिट पर चल रही थी। इस बात को लेकर के पंजाब ने क्वेश्चन रेज़ किए हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भाई ये चीज़ जो हमारे ये इस एक्ट के अंदर, सेक्शन के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं। ओके, और इसी सब के लिए ये टॉपिक हमारा न्यूज़ में आया था। अब जो नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बीएसएफ के ऑपरेशंस को एक्सटेंड किया गया है, उसमें वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो बीएसएफ क्या करेगा, सर्च भी कर सकता है, सीज भी कर पाएगा कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, अरेस्ट भी कर सकता है ना। और डिफरेंट एक्ट्स के अंदर, जैसे कि अपना सीआरपीसी हो गया, और भारत के अंदर कोई एंटर करता है तो पासपोर्ट एक्ट हो गया ना, 1967 वाला, इन सब के तहत ये सारे ऑपरेशंस कर पाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो हमारा आर्म्स एक्ट था, हमारा कस्टम्स एक्ट था, नारकोटिक्स वाला जो एक्ट था, एनडीपीएस वाला, उन एक्ट्स का जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ाया गया है। सीआरपीसी का, पासपोर्ट एक्ट का, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ की गई हैं। ठीक है, और अब जो सवाल उठ रहा है कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को आइडेंटिफाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में इंटरवीन करके चेक करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड आई वुड से कि मेंस ऑल्सो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन एक ना एक हर बार, कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन एक आता है मेंस में हर बार, और प्रीलिम्स में एनीवे होता है, लेकिन प्रीलिम्स में कभी कोई सा रहता है, कभी कोई सा। सो आर्टिकल 131 बोलता है कि ना सुप्रीम कोर्ट के पास ना कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल मतलब कि कभी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रही, तो अपनी साइड से खुद उठ करके स्टेप ले सकता है उस पर। जब देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच में कोई इशू चल रहा हो, है ना,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में आपस में कुछ इशू चल रहा हो, और दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई इशू चल रहा हो, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर के उसके ऊपर कुछ फैसला सुनाने के लिए स्टेप्स ले सकता है। भारत में ये बॉर्डर जो स्टेट्स उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो अभी स्ट्रैटेजिक है ना, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स भी वहाँ पर बहुत सारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी होता है, फिर वहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है ना, हमारी संस्कृति जो है दूसरे देश के साथ एक मर्जिंग पॉइंट पर होती है, एंड उस जगह पर हमें कानून भी स्थापित करना पड़ता है, फिर दूसरे देश के साथ हमको अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने संबंध बनाने होते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे बॉर्डर स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको कहानी समझ में आ गई, सारी कहानी क्या चल रही है। अब ज़रा देखते हैं कि CAPF की जो पुलिसिंग पावर होती है ना, उसमें क्या कुछ होता है, उसका रैशनल भी देखते हैं कि अभी जो बढ़ाया था सरकार ने, उसको क्यों बढ़ाया था। सरकार ये कहना चाह रही है कि हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं ना देश के, उन सब पर हम एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान पर वो चीज़ पहले 50 किलोमीटर थी, गुजरात पर वो चीज़ 80 थी, और पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में वो चीज़ पहले 15 थी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने वी वांट ऑल टू बी 50 किलोमीटर, वी वांट एवरीथिंग टू बी यूनिफॉर्म। हम स्टेट्स के बीच में ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहते। ओके, साउंड्स मतलब सेंसिबल ऑल्सो। फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल नेसेसिटी एंड पुलिसिंग एफिशिएंसीज, बहुत बार ऐसा होता है कि गैर कानूनी तरीके से लोग देश में घुस जाते हैं, जिसके लिए सरकार जब BSF होती है उसको ऑपरेट करना पड़ता है, पर अपने जो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के कारण वो ज़्यादा स्टेप नहीं ले पाती। देन कुछ इवॉल्विंग चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिले थे कि ड्रोन्स की मदद से ड्रग्स और वेपन्स ड्रॉप किए जाते हैं, और ये मल्टीपल न्यूज़ आई हैं यहाँ पर, आप लोगों ने TV में देखा होगा, ऐसी अक्सर न्यूज़ आती रहती हैं इस टॉपिक पर। तो ये ऐसे चैलेंजेस जो पहले नहीं हुआ करते थे, शायद 10 साल पहले ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। बट आई रिमेंबर, मतलब माई फादर इज़ ऑल्सो इन BSF, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2003 की बात है। तो वो तो पुरानी बात है, मैं बता सकता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि जनरली जिनके पेरेंट्स वगैरह डिफेंस में, पैरामिलिट्री में होते हैं, वो उनकी पोजीशंस के बारे में से डायरेक्टली बताते नहीं ओपन प्लेटफॉर्म पे। बट ये बहुत पुरानी बात है, आज से कुछ 20 साल पुरानी। वी वर इन अमृतसर। तो अमृतसर में जब थे ना, तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, बोला कि आजकल एक, अब देखो 20 साल पुरानी बात है, तो ना कोई फ़ोन थे, ना इंटरनेट इतना चला था, ना कंप्यूटर लैपटॉप थे, और मैं तो बिल्कुल बच्चा सा था एकदम। तो मुझे लेकिन याद है बहुत अच्छे से, ही टोल्ड अस इन द घर में थे, जैसे कि आजकल ना एक बड़ी अजीब सी एक डिवाइस आ गया है, छोटा सा एक हेलीकॉप्टर टाइप का आता है, वो ड्रोन की बात कर रहे थे उस टाइम पे। जैसे वो छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप का आता है, वो आएगा, वो इतना चुपचाप आता है कि कोई आवाज़ ही नहीं आती, और किसी भी जगह पर वो कोई बॉम्ब गिरा करके चला जाता है। ये 20 साल पहले मेरे पिताजी ने बताया था, क्योंकि उस टाइम पर वो उस एरिया में ऑपरेट भी कर रहे थे। तो ये इवॉल्विंग चैलेंजेस आज के लिए इसलिए क्योंकि अब इसमें वेपन्स और ड्रग्स को डिलीवर करने का काम किया जा रहा है, बट ये न्यूज़ तो पुरानी है। अब मैं थोड़ी सी आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, तो मैं बता पा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है प्रोएक्शन वगैरह के लिए, तो बहुत बार BSF को अपनी सर्च को एक्सटेंड करना पड़ता है, दैट्स वाई दे नीड दिस मच एक्सटेंशन। प्रॉब्लम आती है इस तरह की जब इश्यूज़ आते हैं, तो उसमें फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। सी, फेडरलिज्म इज़ अ टॉपिक ऑफ योर मेंस, ऑलराइट। तो ये टॉपिक आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, हर बार एक नया क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। फेडरलिज्म के अंदर जनरली हम लोग स्टेट और सेंटर के बीच में बात करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट के बारे में यहाँ से पता चलता है आपको, जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल देखते हो, तो 7th शेड्यूल में वी हैव 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट में हम लोगों ने सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और एक हमारा है कॉमन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। फिर अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है ना, लोकल पॉपुलेशन के साथ खास करके। कभी कभी क्या होता है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना उस एरिया को एक्सेस नहीं कर पाती, तो उसमें हमको स्टेट पुलिस ऑफिस फोर्सेस की मदद भी लेनी पड़ती है। बट कभी कभी अगर गवर्नमेंट का होता है ना, अपोजिट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो नहीं मिल पाती। BSF का एक कोर फंक्शन होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा होता है कि उनके ट्रूप्स वगैरह डिप्लॉयड होते हैं, है ना, उनको इम्पैक्टफुली वो चीज़ें कैरी आउट करने में प्रॉब्लम होती है। रिस्क ऑफ द टर्फ वॉर्स, देखो यार ये चीज़ें जो है ना, ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत हो जाते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट के कारण ना 2 अलग अलग तरह की जब सरकारें बीच में काम कर रही होती हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट बोले कि आप 15 किलोमीटर तक कर लो, BSF बोले कि हमें 20 किलोमीटर पर भी एक इशू है जो हमारे बॉर्डर से कनेक्ट हो रहा है, हमें वो सॉल्व करना है। और पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी NDA है, तो 2 गवर्नमेंट के बीच में ना आपस में टसल चलता रहता है। अगर सेम गवर्नमेंट होती तो अक्सर ये चीज़ें टल जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है।
ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ऐसी संभावना होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि सरकार के आदेश तो होते हैं कि सोसाइटी में लोगों को, सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बट ऐसे इंस्टांसेस भी पाए गए थे जहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे केसेस भी पाए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाके ऑपरेट ना करे। तो ये वायलेशंस का प्रॉब्लम आता रहता है। अब क्या करें, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। दोनों मिलकर के काम करें, दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं। सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए वी कैन हैव द जॉइंट इनिशिएटिव्स, है ना। स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अगर काम करे तो चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं। उसके लिए हमें डायलॉग से काम करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। फेडरल कम्युनिकेशन चैनल्स को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ चैनल्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर उनके पॉलिटिकल व्यूज़ साइड में रहें। डिसीजन जो होना चाहिए वो दोनों की सहमति से होना चाहिए। तो दिस आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी डन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने कवर किया। ध्यान रहे, ये जो मैं रेड पेन से अभी जो एनोटेशंस कर रहा हूँ, अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। बाकी नॉर्मली जैसे ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में दिखाता हूँ, जैसे ये येलो में है ना, और ये सब टॉपिक थोड़ा सा ब्लू में है, और ये कुछ लाइनें आपको दिख रही है ना, अंडरलाइन ऑलरेडी हो रखी हैं रेड से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट हो ही जाती है। बट इफ़ यू वांट कि जैसे मैं ये सब लिख रहा हूँ, जो ये वाला भी मुझे चाहिए ताकि आप रिवीजन करो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये याद भी आते रहें आपको, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी। ये वाली PDF आपको मुझसे पर्सनली लेनी पड़ेगी। प्रोसेस वही है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ऊपर टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में एडमिन का लिंक होता है, कॉन्टैक्ट एडमिन की मुझे वो एनोटेशन वाली PDF चाहिए, फाइनल वाली, वो मैं आपको दे दूँगा। मैं दोनों ग्रुप पर चैनल पर पोस्ट नहीं करूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। और जब चारों वीडियो अपलोड हो जाएंगे तभी आप ये PDF मेरे से मांग सकते हैं। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर, दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स हैं, इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं। तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं। तो इनके भी माइंड मैप्स है जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, उन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम
इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज़ ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज़्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है। एंड अपनी नीड्स के हिसाब से, इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर।
डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना है। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर। जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में मैं नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके
ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विद इन 7 डेज़ आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। सिक्योरिटी सेक्शन में हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। इसरो प्लान कर रहा है कि 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे हम लोग अगले 5 सालों में, और ये इंटेलिजेंस के लिए होंगी। तो क्या होगा इंटेलिजेंस, है ना, व्हाट इज़ जियो स्पेशल डेटा, व्हाट इज़ जियोइंट, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। भारत ने और क्या कदम उठाए जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ तो एक तरीके से ये जैसे स्पाई का काम होता है ना, एजेंट्स का काम होता है। तो आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी, स्पाई क्या करता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो इन्वेस्टिगेट करता हुआ चलता है एंड देन वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। तो हम लोग इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन पर हम एक ह्यूमन एक्टिविटी को डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रैक करना बोल सकते हो, है ना, फॉलो करना, मॉनिटर करना बोल सकते हो। तो हम बहुत सारे सर्वेज़ वगैरह करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर के। सैटेलाइट्स होंगी, मोबाइल सेंसर्स होते हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस लगाए जाएंगे, है ना। और ये जो डेटा होगा ना, ये कुछ रियल टाइम मैप्स प्रोड्यूस करेगा, सिमुलेशंस। इसका इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, डिज़ास्टर में भी किया जा सकता है ना, वाइल्ड फायर में भी, हाइब्रिड वॉरफेयर के टाइम पर भी। तो अलग अलग थ्रेट्स को हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। देयर इज समथिंग विच इज़ नोन एट जियोइंट। जियोइंट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन के ना कुछ लेयर्स होते हैं। इस बात को पढ़ के समझ में आएगा मैं कहाँ पर हूँ ना, वेयर आर द फ्रेंडलीज, वेयर आर द एनिमीज़, यानी कि मित्र कहाँ है, दुश्मन कहाँ है, ठीक है, कहाँ को मूव कर सकते हैं, है ना। नॉन कॉम्बिटेंट्स यानी कि जो लड़ाई ना करे वो लोग कहाँ पर हैं, ऑब्स्टिकल्स कहाँ पर हैं, नेचुरल ऑब्स्टिकल है, मैन मेड ऑब्स्टिकल है ना, इनके बीच में से निकला कैसे जाएगा, एनवायरनमेंट कैसा है, उसका मतलब क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आप देखते हो इमेजेस इस तरह से बनी होती हैं। तो वेदर की इंटेलिजेंस होती है उसमें, है ना, किस तरह से लड़ाई करने का पूरा पैटर्न बनाया गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमेजरी, है ना, एलिवेशन कितना है, ऊंचाई कितनी है, नीचाई कितनी है, किस तरह के लैंड फीचर्स हैं, ग्रेविटी के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, यही सब मिलकर के बनती है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इसरो बोला कि हम 50 सैटेलाइट भेजेंगे जो ऐसे मैप्स क्रिएट करेंगी ताकि वो हमारे काम आएंगे। देयर इज समथिंग नोन एज जियो स्पेशल डेटा। अगेन वही जियो स्पेशल, अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, तो भारत में इंटेलिजेंस गैदरिंग में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है भाई। हमारे इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर है उसको मजबूती मिलेगी थोड़ी सी, जो हमें काम आएगा आगे बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, एंड हमारे सिचुएशनल अवेयरनेस थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, हमारे पास अच्छी खासी एबिलिटी है रियल टाइम को लेकर के। हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी, कोस्टल सर्विलेंस बेहतर हो जाएगा, है ना। किसी भी तरह का इंटरनल या फिर कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी का कोई थ्रेट होगा हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और कभी भी कोई नुकसान होगा ना, डैमेज होगा, उसका असेसमेंट करना आसान हो जाएगा कि कैसे उसमें हम लोग टारगेट एक्शन पे काम कर सकते हैं फ्यूचर में। नए और जो इमर्जिंग थ्रेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, है ना। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, साइबर अटैक है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, क्या है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम लोगों ने देख ही लिया, है ना। रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे, तैयार करने में आसानी होगी। मिलिट्री और सिविलियन लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मेडिकल और हेल्थ सर्विस वगैरह में काम आएगा। ऑपरेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरीन डोमेन अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं। यू नो अबाउट ऑल दिस। टॉपिक बहुत टफ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मूवीज़ देख करके इंसान कितनी इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने फरवरी 2023 में एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशंस पे काम करना शुरू किया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट।
हम लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है ना, वी हैव दिस नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, हमारे पास एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना। नाविक बहुत पॉपुलर है प्रीलिम्स में, ऑलरेडी आपका एक PYQ है इसमें प्रीलिम्स का नाविक को लेकर के, उसके सैटेलाइट्स क्या, उसके रेंज पर हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम है। तो जैसे अदर्स होते हैं ना, अदर्स लाइक GPS हो गया, तो GPS किसका है, इट इज़ ऑफ USA का। इंडिया का जो बन जाएगा पूरा अभी काम चल रहा है, एक्टिवेट भी हो चुका है बहुत हद तक, बट बिल्कुल ही पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो पाया कि रैंडमली आप अपने फ़ोन में नाविक ही खोल लो। भू1, भू मतलब ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सैटेलाइट की इमेजेस वगैरह आती हैं, इट्स अ भू1 पोर्टल। जियो स्पेशल पॉलिसी पर भी सरकार ने काम किया, एक फ्रेमवर्क बनाया है कि कैसे हम लोग इस सेक्टर पे और फर्दर काम करेंगे। तो सिंपल टॉपिक था, इजी टॉपिक था, एंड इस तरह के टॉपिक से आपको यू विल गेट मोर क्वेश्चन बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो मेंस में आपका GS 3 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 4.3 में विल टॉक अबाउट ड्रोन्स एंड सिक्योरिटी। तो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, आप लोगों ने अदानी के बारे में सुना होगा, लेकिन उनका एक डिफेंस एंड एरोस्पेस का सेगमेंट भी है। उन्होंने कुछ ड्रोन्स दिए हैं हमारे इंडियन नेवी के लिए, इनका नाम है दृष्टि करके। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV इंडियन नेवी के लिए, तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। ये इंडियन नेवी के पहले इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स होने वाले हैं, क्योंकि इसमें 60% हमारा इंडिजिनस कंटेंट है। इंडिजिनस का मतलब इंडिया नहीं होता, इंडिजिनस का मतलब होता है अपना। तो कोई चीज़ US से कंट्री में प्रोड्यूस होगी और वो USA की अगर गवर्नमेंट यूज़ करेगी, फोर्स यूज़ करेगी या फिर, तो बोलेंगे कि वो USA का इंडिजिनस कंटेंट है ना। अगेन कहाँ पर काम आएगा, मरीन डोमेन अवेयरनेस, ट्रैक करेंगे उस एरिया का। ड्रोन क्या होता है, यू नो अबाउट इट, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक ड्रोन दूसरे ड्रोन को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। इट्स लाइक वॉर ऑफ द ड्रोन्स। इंटेलिजेंस के काम आएगा, सर्वेलेंस के, रिकॉनेसेंस मतलब अगेन वही सर्वे करना, तहकीकात करना ही होता है। 450 kg का पेलोड कैपेसिटी है। नेशनल सिक्योरिटी में ड्रोन्स का क्या रोल है, इस स्टेटमेंट से आपका मेंस का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही बन के आते हैं, है ना। तो दूर से ट्रैक कर सकते हो, है ना, सर्वे किया जा सकता है, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज। आपको पता है ये बात एक्सप्लेन करने की नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, यू जस्ट नो, तो मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ इसलिए, है ना। कभी कभी ऐसी लोकेशंस होती हैं, देयर आर वेरी डीप एंड इनहॉस्पिटेबल, ना। यू रिमेंबर मूवी यूरी में इस्तेमाल किया गया था, और ये जो हमारा पठानकोट अटैक हुआ था उसके बाद जो बालाकोट स्ट्राइक वगैरह किया गया था, तो उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, मूवी में देखा होगा आप लोगों ने। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टू रिप्लेस द मैन्ड एयरक्राफ्ट, इंसान उसमें ना हो, क्योंकि इंसान का उसमें होने के बाद ये होता है कि कभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इंसान की जान चली जाती है, बट अगर वो मशीन होती तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। फिर बहुत सारे जो हमारे म्यूल्स एंड चॉपर्स, पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, लद्दाख, ले, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो खच्चर वगैरह का और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं सामान को कैरी करने के लिए, वो कॉस्टली बहुत पड़ता है, तो उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्स में और ज़्यादा कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए, है ना, कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए काम आएगा। फिर पुलिस भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है मॉनिटर करने के लिए, जब ज़्यादा क्राउड होती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कहीं क्राउड वगैरह को पुलिस ड्रोन से मॉनिटर करती है, तो ये तो बहुत यूज़ हो रहा है अभी, है ना, इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। इंडिया में हम लोगों ने ड्रोन के लिए कुछ रूल्स बनाए थे 2021 में, उसमें कुछ जोन ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे रेड जोन हो गया, है ना। तो एग्जांपल के लिए एयरपोर्ट का जो एरिया होता है, एयरपोर्ट के आसपास एक रेड जोन क्रिएट किया जाता है कि यहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस थी, 2019 में आई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ड्रोन थ्रेट को हैंडल करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। हमने BSF वाले टॉपिक में देखा था ना कि पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्लोजिव वेपन और ड्रग्स डिप्लॉय करता है। फिर कभी कभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया जा सकता है ड्रोन की हेल्प से, वो नुकसान हो सकता है। हमारे पास ना स्किल्ड ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी है, उनको इसका भी एक लाइसेंस मिलता है, आपको अगर पता होना चाहिए, तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, देन यू बिकम अ ड्रोन पायलट। आई रिमेंबर वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड, ही हैज़ गॉट दिस पायलट, उसने ट्रेनिंग ली थी बहुत जगह से, 2 जगह से उसने ट्रेनिंग ली थी, उसको अच्छा खासा वो मिल गया था लाइसेंस, तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। देन वी हैव GPS डिनाइड एनवायरनमेंट्स, तो कभी कभी ऑपरेशनल इश्यूज़ ऐसी जगह पे लेके जाना पड़ते हैं, है ना। शॉर्टेज आती है ड्रोन बैटरीज़ की, क्योंकि इसमें वेट के कारण एडवांस लिथियम आयन की जो बैटरी है ना, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो पुरानी थी निकल कैडमियम की सिल्क वाली, उनका नहीं। तो
कोशिश की जा रही है कि ऐसी बैटरी बनाई जाए जो लाइट वेट भी हो और लंबे समय तक चले, तो रिचार्ज करने का एक प्रॉब्लम होता है। एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, है ना, मॉरल कंसर्न, हमेशा एक टॉपिक, ये डायमेंशन याद रखिएगा कि जो सिविलियंस होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। कोई मिसयूज़ भी कर सकता है ना ड्रोन का, आपके ऊपर ध्यान नज़र रखने के लिए, है ना, आपको मॉनिटर करने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द डायमेंशन विच यू शुड नॉट इग्नोर एवर। इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज से ड्रोन, अब ये जो टॉपिक है इसमें तो हमारे खुद के हैं ये, है ना, दिस इज़ आर इंडिजिनस कंटेंट, बट इंडिया ने दूसरे देशों से ख़रीदे भी हैं। तो जैसे हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स हैं, सर्चर MK2 ड्रोन्स हैं, ये इसराइल के द्वारा बनाए गए थे। D4 सिस्टम है हमारा, DRDO ने बनाया था ये। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास भी हम लोगों ने बहुत सारे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए थे। हमारा खुद के UAV सिस्टम भी है, उस पर भी काम चल रहा है। हमारे खुद के और भी बहुत सारे ड्रोन्स हैं। DRDO का लक्ष्य है, DRDO निशांत, रुस्तम 1, तपस, रुस्तम, आर्कर। इनके बारे में और डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक ड्रोन के बारे में पढ़ो, ये नाम याद रखना, क्योंकि UPSC कल को क्वेश्चन दे देगा कि रुस्तम 1 नाम जो था वो रिसेंटली न्यूज़ में था, वो क्या चीज़ है, इस पर ऐसा क्वेश्चन आएगा। UPSC कभी भी आपसे ये नहीं बोले कि रुस्तम 1 की एक टेक्निकल डिटेल बताओ कि वो कितना kg उठाता है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा तो वो गलत ही देगा, सही देगा ही नहीं वो। वे फॉरवर्ड, ये टेक्निकल सेक्शन है, यहाँ पर कांस्टेंट R&D के ऊपर काम करते रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को लेके आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो प्राइवेट सेक्टर जनरली क्या काम करता है, इनोवेशन को और बेहतर बूस्ट कर देता है ना। इनोवेशन इज़ मच बेटर इन प्राइवेट सेक्टर, एफिशिएंसी इज़ मच बेटर इन प्राइवेट सेक्टर, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर चलना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट वन। देन वी नीड टू हैव ट्राई सर्विसेज का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि ड्रोन को कैसे डिप्लॉय करना है और मिलिट्री में कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ड्रोन को। दीज आर द फर्दर थिंग दैट कैन बी डन। दिस टॉपिक हैज़ मोर रेलिवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर मेंस एंड लेस रेलिवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स। कुड बी प्रीलिम्स में आ जाएगा, लेकिन चांसेस उतने नहीं जितना मेंस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। टॉपिक नंबर 4.4 में वी विल टॉक अबाउट इलीगल माइग्रेशन। तो गुजरात का जो CID है ना, वो एक केस को प्रॉबिंग कर रहे हैं जहाँ पर कुछ इंडियंस थे जो इलीगल तरीके से माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और इलीगल माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप एक देश से, लाइक कंट्री A से कंट्री B में जा रहे हो, बट आप जो लीगल वेज है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से छुप करके एक देश से दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास ना ही कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और ना ही कोई लीगल मीन्स है आपके पास। तो इलीगल माइग्रेंट को हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिफ़ाइन किया था, जिसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं होता, बट जिसके, और ये भी अगर किसी के पास वैलिड पासपोर्ट होता है लेकिन अपने गिवन टाइम लिमिट के बियॉन्ड भी अगर स्टे करता है तो। कारण क्या है, देखो लोग गरीब होते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, है ना, पैसा कमाने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इनकम ज़्यादा बढ़नी बंद हो जाती है, लोगों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए होता है, उन्हें लगता है कि दूसरे देश में जाकर के होगा। अक्सर ये शब्द देखने को मिलता है, दी अमेरिकन ड्रीम, है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका में जाकर के ज़िंदगी सुधर जाएगी। अक्टूबर 2023 में कुछ ऑलमोस्ट 3000 के आसपास इलीगल एजेंट्स को भी देखा गया था। एक E-माइग्रेट पोर्टल था, उसके तहत पता चली थी बात। फिर बहुत बार ऐसा होता है, तिब्बत, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह गए थे। उसका एक मेजर जो रीज़न था वो था रिलीजियस परसिक्यूशन। रहने की जगह कम पड़ रही है, कुछ देश जैसे बांग्लादेश हो गए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिर कभी कभी जैसे कि किसी एरिया में बार बार ड्राउट्स आएंगे, सूखा पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है वहाँ पर, तो लोग वेदर एंड डिज़ास्टर को भी देख करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। फिर कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ सिमिलर कम्युनिटीज़ उनको मिल जाएंगी, जिसके कारण उनकी लाइवलीहुड भी बेटर हो जाएगी और उनको एक सोशल कंपनी में मिल जाएगी। तो अलग अलग रीजंस होते हैं, बट इम्पैक्ट ये होता है कि देखो एक बहुत सारे जब अनडॉक्यूमेंटेड लोग आते हैं ना, तो पता नहीं चलता इंटेंशन क्या है उनकी आने की, तो उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो देयर इज़ अ लैक ऑफ इकॉनमी, लैक देखने को मिलता है इकॉनमी के अंदर। एंड ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बिल्कुल हो रहा होता है ना, बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हो सकते हैं, असॉल्ट, रेप, एक्सटॉर्शन हो सकता है उनकी जर्नी पर। कभी कभी डर होता है कि हमें डिटेन कर लिया गया तो, और वापस से हमारे ही देश में डिपोर्ट कर लिया गया तो क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं, डिटेंशन सेंटर्स हैं US के, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, लोगों में फिजिकली मेंटली बहुत परेशान है। फिर जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी
जो डेमोग्राफी जहाँ पर आप ऑलरेडी रह रहे थे, है ना, उसके कारण मतलब आप जाने की सोचते हो ये सोच करके कि अपनी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, बट द मोमेंट यू लीव, आप जो पीछे रह जाते हैं उनकी भी लाइफ ख़राब हो जाती है, उनकी भी डेमोग्राफी बिगड़ जाती है ना। तो और दूसरी जो लोग आपके पास आ जाते हैं, है ना, भारत के अंदर जो असमीज़ आइडेंटिटी है उसमें प्रॉब्लम आई थी 1971 का जो हमारा वॉर हुआ था, उसके कारण बहुत सारे इलीगल माइग्रेशन हुआ था बांग्लादेश से। तो यहाँ का जो पूरा का पूरा डेमोग्राफी था कम्युनिटी का वो चेंज हो गया। कभी कभी ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी होते हैं इस तरीके से, लोग गैर कानूनी तरीके से एक से देश से दूसरे देश में आने जाने की कोशिश करते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए गए हैं भारत के द्वारा भी, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एक स्टेप लिया था, सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं, यानी कि यू ट्रैवल सेफ एंड ट्रेन्ड और स्किलफुली। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिसे फ्रांस के साथ किया गया था। फिर बॉर्डर पर हम लोगों ने फेंसिंग की है ना, फ्लड लाइटनिंग किया था। देन वी हैव CIBMS एक सॉल्यूशन है। देन ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उनका एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन के प्रोग्राम्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। UN का कन्वेंशन है अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, UNTOC का, उनका एक प्रोटोकॉल था कि लैंड, सी और एयर से किस तरीके से माइग्रेंट्स की स्मगलिंग की जाती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरपोल जो आपको पता है एक तरीके से इंटरनेशनल पुलिस आप कह सकते हो, वो काम करता है ना, किसी तरह के क्रिमिनल नेटवर्क को ट्रैक करने में कि लोग इलीगल माइग्रेशन के थ्रू स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ डेटा, है ना, हमारे पास एक्यूरेट डेटा कलेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द क्लैंडस्टाइन एंड द सरप्टिशियस मैनर ऑफ एंट्री ऑफ इलीगल माइग्रेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू हैव। सिंपल तरीका है, क्लैंडस्टाइन और सरप्टिशियस का मतलब ही हो गया इन अ सीक्रेट वे, चोरी चोरी छुप छुप कर, है ना, जो तरीके से एंटर करते हैं। अब सी दिस इज द सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट, तो इलीगल माइग्रेशन में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को कोट करते हो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा आंसर राइटिंग में। डेफिनेटली एग्जामिनर ने यही आंसर पिछले स्टूडेंट का भी पढ़ा था और आपका पढ़ेगा तो उसको लगेगा अरे इसको ज़्यादा पता है, दिस स्टूडेंट हैज़ रेड इन डेप्थ। बॉर्डर हमारे काफ़ी पोरस होते हैं, है ना, जिसमें पोरस का मतलब आप कह सकते हैं कि दे आर फेंसलेस, उनमें कोई बाउंड्री बनाई नहीं होती है, जिसके कारण से कभी कभी बहुत सारे डंकी रूट्स भी होते हैं ना। अब डंकी रूट्स में आपने वो मूवी देखी होगी ना, रिसेंटली आई थी शाहरुख खान की, डंकी मूवी आई थी, जिसमें वो लोग कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं शायद। आई हैव नॉट सीन द मूवी बट मैंने ट्रेलर से आइडिया लगाया था। तो वो भी ऐसे इलीगली निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रैवल एजेंसीज़ जो अक्सर ये वीज़ा का काम करती हैं, पासपोर्ट वगैरह बनाने में गाइडेंस देती हैं, हेल्प कराती हैं, उनका रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत बारी अब मूवीज़ में तो आपने देखा ही होगा, देयर वाज दिस मूवी बजरंगी भाईजान, जिसमें वो उस बच्ची को पाकिस्तान छोड़ने जाता है, तो एक ट्रैवल एजेंट से बात करता है, बट वो भी गैर कानूनी तरीके से काफ़ी काम करता है। फिर दूसरी कंट्री के साथ जब डील करना होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वहाँ कोऑर्डिनेशन में इश्यूज़ आते हैं। कभी कभी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी केरला फाइल्स, तो उसमें दिखाया गया था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्राइम किए जा रहे होते हैं। देन लीगल शॉर्ट कमिंग्स, मतलब अलग अलग तरह की मूवीज़ और वेब सीरीज़ होती हैं, उनमें बहुत कुछ पता चल जाता है आपको। नॉट नेसेसरली सारी चीज़ें हुई होती हैं, काफ़ी कुछ इमेजिनेटिव होता है, बट यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये काम कैसे होता होगा। हमारे पास ना ऐसे लेजिस्लेशंस बहुत कम है ना, वी लैक दीज लेजिस्लेशंस। कानून नहीं है, लेजिस्लेशन मतलब यहाँ पे कानून की बात की जा रही है। डंकी रूट, इलीगल तरीके से जब आप जाने की कोशिश करते हो, है ना, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इंडिया से लोग जाते हैं जब अमेरिका में, तो बहुत सारी लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के अंदर वो रुकने की कोशिश करते हैं, है ना, तो इंडिया में वहाँ पर वीज़ा फैसिलिटी होती है, वहाँ से फिर वो ऊपर निकल जाता है। लाइक निकारागुआ जो है, ये कहाँ पर है, ये इट्स ए लैटिन अमेरिकन कंट्री, इसलिए CID उस गुजरात के CID उस केस को हैंडल करने की कोशिश कर रही कि क्या हुआ है ये। ठीक करने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को दूसरी कंट्रीज़ के साथ में डेटा वगैरह एक्सचेंज करेंगे ना, ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे तो, एंड बहुत सारे क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं, इफ़ वी कैन लाइक डिसमेंटल देम तो आइडिया लग जाएगा। अब कानून बन गया, लेकिन कानून को लागू करने के लिए ना हमारी कुछ क्षमता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, लेट्स ट्राई टू ब्रेक दोज क्रिमिनल नेटवर्क्स। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेफ्यूजी और एक होता है इलीगल माइग्रेंट, दोनों में फ़र्क होता है। रेफ्यूजीज़ को तो शरण देनी चाहिए आपको हमेशा ही, बट इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं, है ना। तो इंडिया भी काफ़ी समय से होस्ट रहा है रेफ्यूजीज़ को लेकर के, और बहुत सारे पॉलिटिकल रिलीजियस परसिक्यूशंस में जो लोग आते हैं, लेकिन हमारे पास एक डेडिकेटेड रेफ्यूजी पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके तरीके से हम ये भी ध्यान में रखें, पता चलता रहे कि दिस थिंग इज़ नॉट बीइंग मिसयूज्ड, दैट मिसयूज हैज़ टू बी स्टॉप्ड। So it's a very simple and easy topic, and this topic has more relevance with respect to your mains exam. So
स्टडी दिस टॉपिक अकॉर्डिंगली। मेंस में देयर कुड बी 2 थिंग्स, GS 1 में भी कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं और GS 3 में भी, तो दोनों में आने की चांसेस हैं इसके। अगेन वही लैंग्वेज चेंज करेंगे, टॉपिक वही रहेगा, इलीगल माइग्रेशन का। न्यूज़ इन शॉर्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में चलाया जा रहा है, जो रजौरी पूंछ सेक्टर है वहाँ पर टेररिस्ट वगैरह को टारगेट करने के लिए। 2003 में एक ऑपरेशन चला था सर्प विनाश, अभी चल रहा है सर्वशक्ति। तो जो पीर पंजाल रेंज है उस रीजन में फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर को डिलीनिएट करता है ना। वहाँ पर देव टिब्बा, इंद्रासन, बनिहाल पास, पीर की गली है ना, झेलम चेनाब के बीच में। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑपरेशन का नाम UPSC कभी पूछ सकता है। जनरली ये जो चीज़ होती है ना ऐसी, तो जनरली दे आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में अगर वो भी तब ओनली व्हेन ऑनगोइंग इन न्यूज़, ओनली व्हेन इन न्यूज़, उस टाइम पर अगर ये न्यूज़ में चल रहा होगा तो। UPSC आपसे कभी भी ये नहीं बताएगा कि चलो मेंस में क्वेश्चन रहते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति के बारे में बताओ। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इट्स एन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल टाइप का एग्जाम। इसमें आपको एक आइडिया होना चाहिए डिफेंस वाले ऑपरेशंस का, तो उसमें उस डेप्थ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी आपका मैप है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यू नो दिस थिंग एज PYQs हैं, मतलब इस टॉपिक से। तो काराकोरम रेंज, पीर पंजाल, जांस्कर, ग्रेट हिमालयन, दिस इज़ बेसिक ऑफ ज्योग्राफी। NCERT 6ठी 7वीं क्लास में भी दिखाते हैं, इसलिए हमें तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप एनीवे NCERT पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप करंट अफेयर्स पर फोकस करो। एक न्यू जनरेशन मिसाइल है आकाश NG, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश का जो वेपन सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर है, DRDO ने बनाया था। इन चीज़ों में इतना ही जानना काफ़ी होता है, इसकी रेंज, इसकी स्पीड, इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। INS इम्फाल जो है ये विशाखापट्टनम क्लास का इंडिजिनस, मतलब भारत ने बनाया हुआ है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। एक प्रोजेक्ट 15 भी चलाया गया था, ऑलराइट, उसके तहत। तो इंडियन नेवी का जो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो है उसने इसको डिज़ाइन किया था। भारत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब एक सिपरी की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हैं हम लोग, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार ख़रीदता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग अपनी खुद की ऑटोनॉमी पे काम करें, हमारे डिसीजन मेकिंग हो। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेशन कम है प्राइवेट सेक्टर का। तो 2020 में हमारा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आया था। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, जो एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब होता है कि इसमें जो भी आइटम्स होंगे ना वो हम दूसरे देशों से अब खरीदेंगे नहीं। देन इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस, है ना, ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्रीज़ होती है ना, जहाँ पर ये जैसे माल गाड़ियाँ वगैरह भी बनती है ऑर्डिनेंस वगैरह में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा कॉर्पोरेटाइज़ करने की कोशिश की गई थी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ये तो बहुत पॉपुलर चीज़ है। समर, अच्छा एक हिंट, एक चीज़ पूछूं, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो मोस्ट पॉपुलर इंडिया में, उनके नाम बता दो। जिसको आता हो वो कमेंट कर दो ना, इसको नहीं आता हो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री एक्सरसाइज जो न्यूज़ में रहती हैं अक्सर, दिस इज़ मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन, ये सही रहता है। दिस टाइप ऑफ टॉपिक शुड बी, मेरी हैंड राइटिंग को माफ़ करना, जस्ट बिफोर एग्ज़ाम, मतलब अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो 1 घंटा पहले, तभी उसी टाइम पर ये देखने के टॉपिक होते हैं, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर आ गया तो वो 2 नंबर आपके कमाल के हो जाते हैं। तो उस टाइम पे PT 365 में आती हैं ये कि साल की मेन कौन सी थी। अभी के लिए रीड कर लो। इंडिया किर्गिस्तान में खंजर होती है ना। इजिप्ट के साथ साइक्लोन है। डेजर्ट नाइट है, इंडियन एयरफोर्स का है, फ्रेंच एयर और स्पेस फोर्स के साथ, और UAE के साथ। फिर डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE का है। सी ड्रैगन जो है इंडियन नेवी का, साउथ कोरिया, जापान का, US, ऑस्ट्रेलिया का है। मिलान जो है ये इंडियन नेवी का है, उसके साथ में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड है। अयोध्या जो है इंडियन नेवी का है, और रॉयल थाई नेवी जो है उनके साथ है। देखो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, इसमें क्या करते हैं, 2 कंट्रीज़ के मिलिट्री पर्सन आपस में ट्रेनिंग टाइप करते हैं, है ना, ड्रिल करते हैं, ताकि कल को अगर हमें कोई वॉर वगैरह लड़ना पड़ा तो एक दूसरे से हम रूबरू रहते हैं, हमें आइडिया रहता है कि दिस इज़ हाउ दिस टीम ऑपरेट्स, ये ऐसे फंक्शन करते हैं, इस तरह के कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे को सिखाते भी हैं कुछ चीज़ें। जाहिर सी बात है हर मिलिट्री अपनी कुछ चीज़ें सीक्रेट रखेगी, बट इन मिलिट्री एक्सरसाइज दे प्रैक्टिस विद ईच अदर।
तो ये बहुत अच्छा होता है ना। ये फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए होता है, नेचर में काफ़ी फ्रेंडली नेचर होता है। एंड अपने जो दुश्मन होते हैं, जो राइवल कंट्रीज़ होते हैं, उनको भी फोर्स शो करने का तरीका होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड इन डिप्लोमेसी। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिक्योरिटी सेक्शन हमारा होता है फिनिश। नाउ वी हैव द एनवायरनमेंट सेक्शन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 50 साल हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। अभी 2023 50th ईयर था। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाई थी। उस समय 9 टाइगर रिजर्व बनाए थे। ये इंश्योर करना था कि भारत में जो टाइगर्स हैं उनको हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक और एस्थेटिक तरीके की सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर पाएँ। मेंटेन करना है इस पॉपुलेशन को हमें। भारत में एक एजेंसी है NTCA। तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA 1972 का, उसमें हमने 2006 में एक अमेंडमेंट किया था और फिर हमने वहाँ से NTCA को बनाया था। फंडिंग पैटर्न ऐसा है, सिंस ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में डिवाइड होता है। और जो सेक्टर स्कीम होती है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें 100% किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। छोटे छोटे बेसिक फंडिंग चीज़ें होती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को मर्ज भी किया गया था एज प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर अभी टोटल 55 टाइगर रिजर्व्स है हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट ना मैप फॉर द प्रीलिम्स पार्ट। एक एक टाइगर रिजर्व के मैप आपको पढ़ने होते हैं। हर साल क्वेश्चंस आते हैं। बीच में कभी ऐसा होगा कि 4-5 साल में एक बार ड्रॉप हो जाएगा, फिर 4-5 साल लगातार रहेगा, तो आपको लगेगा अरे पिछले साल नहीं आया था। नो, अगले साल फिर आ सकता है। इनफैक्ट पुराने ऑप्शंस भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, है ना। कुछ कोर एरियाज़ होते हैं, उनको लीगल स्टेटस दिया गया था कि वो नेशनल पार्क बनेंगे, सेंचुरी बनेंगे। अब आप लोग इसमें ना डीप में मत जाना, क्योंकि नेशनल पार्क, सेंचुरी, कोर एरियाज़ ये सब आपके स्टैटिक में गिवन है। इसको आपको ये तो यहाँ पर तो हम लोग बस एक रिवीजन कर रहे हैं। करंट अफेयर क्या है इस टॉपिक में? करंट अफेयर ये है कि 50 साल हो चुके हैं। बाकी जो ये चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सब आपकी बुक में गिवन है। जनरली लोग जो शंकर IAS वाली एनवायरनमेंट की बुक है उसी को पढ़ना प्रेफर करते हैं, वहीं से सवाल बन जाते हैं। तो वहाँ पर ये सब गिवन है ना। E-बर्ड एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एम्स टाइप्स की वजह से असेसमेंट किया जाता है। तो एम्स टाइप्स आपको पता है PYQ था, प्रीलिम्स में आ चुका है, पहले इस पर क्वेश्चन आया था। एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई थी एंटी पोचिंग के लिए। एंटी पोचिंग मतलब जो शिकार विकार के लिए लोग आते हैं ना, उनको रोकने के लिए। अभी रिसेंटली 2022 में हमने एक ऑल इंडिया टाइगर का एस्टिमेशन का 5th साइकिल चलाया था। एस्टिमेशन मतलब हम गणना कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे। तो भारत में कम से कम 3167 टाइगर तो पाए जाते हैं। कम से कम क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई टाइगर स्किप भी हो गया हो। तो उन्होंने एक मिनिमम नंबर निकालते हैं। उनके पास अपना एक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है कि कोई डुप्लीकेशन हमने ऐसा तो नहीं कर दिया किसी टाइगर को हमने 2 बार काउंट कर लिया। सो उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि मिनिमम इंडिया में 3000 टाइगर तो हैं ही हैं, है ना। सबसे ज़्यादा हमारे पास भारत के इंडियन हाईलैंड्स में, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, ईस्टर्न घाट्स में पाए जाएंगे। मध्य प्रदेश मैक्सिमम पॉपुलेशन है, फिर कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना किस स्टेट में क्या चीज़ ज़्यादा है। एलिफेंट कहाँ पाए जाएंगे? जैसे कर्नाटका का एलिफेंट के लिए होता है ना। सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कॉर्बेट में मिलेगी, जिम कॉर्बेट में, फिर बांदीपुर के अंदर 150। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर प्रीलिम्स। तो अगेन ये PDF जो एनोटेशन वाली है ये थोड़ी आपको मदद तो करेगी, ऐसी बात नहीं है। जब रिवीजन करो तो कोशिश करना यहाँ से करना। हमने 2 फेज़ में किया था। पहले 1970s में एक फ़ेज़ चलाया था, फिर 2005 और 6 में चलाया था। तो गवर्नमेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करती है कि भाई इतने सालों से हम लोग ये प्रोसेस पे काम कर रहे थे, लेट्स सी कितने रिकवरी हो पाई है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हैबिटेट का लॉस हो रहा है, यानी कि टाइगर को क्या चाहिए? टाइगर को कुछ चाहिए जंगल और शिकार। रहने की जगह ख़त्म हो रही है क्योंकि हमारा अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बन एरियाज़ का, है ना। और दूसरे जानवरों को कम मिलते हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान भी हो रहा है। तो शेर को क्या चाहिए? खरगोश, हिरन, छोटे जानवर चाहिए जिनका वो शिकार करता है। अब शेर को कभी देखा है टाइगर को हाथी का शिकार करते हुए? बाघ बोलते हैं ना टाइगर को, तो हाथी का शिकार तो करेगा नहीं वो। तो प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 1/3 जो है ना एरिया वो हेल्दी कंडीशन में है। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पता चला था। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में एक मेंस का टॉपिक है ना। और ये मैंने आप लोगों को, जैसे कि माइंड मैप था उसमें भी कवर करवा रखा था। मैं पर आपको हल्का सा दिखा भी देता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, यहाँ से चला गया, हट गया, मतलब वो है माइंड मैप, मैंने भी इसमें दिखाने के लिए नहीं रखा आपको। इससे कनेक्टेड टॉपिक्स और भी हैं, जैसे चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है, तो पूरा टॉपिक आप माइंड मैप से भी पढ़ सकते हो, है ना। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2021 वाली भी पढ़ सकते हो एक बार। अच्छा, जो पुरानी रिपोर्ट्स होती ना, इनके नोट्स मत बनाना, जस्ट रीड देम क्विकली, गो ओवर टू देम। हालांकि मतलब 1 मिनट के अंदर पढ़ के ख़त्म कर देना। प्रोजेक्ट टाइगर का माइंड मैप भी है, चाहो तो माइंड मैप से भी पढ़ सकते हो ना। क्या है ये प्रोजेक्ट टाइगर, पूरा देख लो, सब कुछ वही इन्फॉर्मेशन है सारी, है ना। उसको थोड़ा शॉर्ट में करके अचीवमेंट्स क्या हैं इसकी। तो अचीवमेंट्स में हमारे टाइगर पॉपुलेशन को TX3 वाला जो था वो अचीवमेंट था। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमारे क्या क्या हैं,
मेंस के हिसाब से चैलेंजेस क्या होते हैं इनके कंजर्वेशन में, है ना, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें, क्या रोल है इस प्रोजेक्ट का, किस तरीके से हमने इनको रिस्टोर भी किया था। तो मल्टीपल थिंग्स वी हैव। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट किया था 2022 में, मेजर अमेंडमेंट आया था, जो शेड्यूल थे वो 6 से 4 किए गए थे। ये सारे टॉपिक कनेक्टेड हैं आपस में, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। चाहो तो इनको माइंड मैप से कवर कर लेना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पोचिंग, शिकार वगैरह करने में क्या करते हैं, इनकी स्किन, इनकी बोन, है ना, बाकी शरीर के हिस्सों की तस्करी की जाती है बेसिकली। ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, बहुत पैसा आता है। हिमालयन स्टेट्स की अगर हम बात करें, सुंदरबंस की, वेस्टर्न घाट की, तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट हो रही हैं, है ना। मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ टाइगर रिजर्व हैं, जैसे मुकुंदरा, रणथंबोर, नागरहोल, तो ये स्टेट की बाउंड्री के आसपास हैं। तो यहाँ पर एनिमल की मूवमेंट जो होती है ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और इनफैक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो जाता है तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे इसके अलावा बहुत सारी इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ भी आती हैं, इनको हम लोग शॉर्ट में IPSP या फिर कभी IAS भी बोल सकते हैं, है ना। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ भी और इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़, तो शॉर्ट आगे एक टॉपिक भी आएगा इसमें, IAS नाम से शॉर्टकट है ना। जैसे लंताना कमारा, अब ये ना एक नेम है, ठीक है, तो इसको आप प्रीलिम्स के लिए याद रखो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये, क्योंकि UPSC क्या करेगा, लंताना कमारा नाम से पूछ लेगा तो 4-5 चीज़ें देगा, बर्ड है, एनिमल है, प्लांट है, ठीक है, और कोई कीड़ा के नाम तो नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्लांट है जो टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर पाया जाता है, जो वहाँ की स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाता है। एक चीज़ होती है, आप लोगों ने सफ़ेद टाइगर के नाम के बारे में सुना होगा, तो कोई अलग सब स्पीशीज़ नहीं होती है, बस उनके जीन्स में एक थोड़ा डिफरेंस होता है। जनरली कलर जो होता है ना स्किन के ऊपर, आपको सबको पता है, जैसे सम पीपल हैव दीज ब्लैक आइज़, है ना, ब्लैक आइज़ और मे बी लाइक ब्लैक हेयर। तो इसका कारण क्या होता है ना, स्किन का कोई कॉम्प्लेक्शन होता है तो उसमें एक पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट। आप में से कितने सारे तो बायो सब्जेक्ट वाले होंगे, आपको पता होगा कि कलरिंग का जो काम होता है वो मेलानिन के थ्रू होता है। तो वही टाइगर वगैरह में भी होता है, जीन्स वगैरह का होता है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ है वो। हमें इनके हैबिटेट वगैरह को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। वी नीड टू मेक श्योर कि हम कुछ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बना लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। आसपास की कम्युनिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका भी सस्टेनेबल लाइवलीहुड होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको वहाँ से बार बार शिफ्ट करते रहेंगे बिकॉज ऑफ द टू मेंटेन द टाइगर पॉपुलेशन, तो उनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब होता है। तो वी कैन क्रिएट समथिंग, उनका रिहेबिलिटेशन भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है ताकि उनकी डिपेंडेंसी कम भी हो जाए। लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर के अगर हमको देखो, जंगलों में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, वही उनकी लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं। वी कैन टॉक टू देम, उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर शिकार करने किस तरह के लोग आते हैं, कब कब आते हैं, कैसी कभी उन्होंने कुछ देखा कैसा। उनसे हम लोग हिंट लेकर के अगर काम करेंगे ना शिकार वगैरह को कंट्रोल करने का, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये हमेशा आपको ना याद रखनी होगी ये बात, जब आप कल को ऑफिसर बन जाते हो, यू बिकम एन IAS और IPS, वट एवर यू बिकम, रिमेंबर दिस थिंग, टॉक टू द लोकल कम्युनिटी देयर। उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। देखो पुलिस में भी आपने देखा होगा ना, मूवीज़ में होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं जनरली, पुलिस में जिस एरिया में लोग होते हैं वहाँ के लोकल आदमी को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि लोकल आदमी को लोकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। कभी कभी उसका ड्रॉबैक भी हो सकता है, वो नुकसान भी पहुँचा सकता है उसका, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा होते हैं इस चीज़ की। क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव हो रहा है उसके लिए वी नीड टू डू सम सपोर्ट, रिसर्च वगैरह, R&D पे काम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ पर वी नीड टू वर्क ऑन मिटिगेशन एज वेल एज एडेप्टेशन, दोनों चीज़ों पर। जो भी चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हैं उनको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, और जो बदलाव हो रहे हैं, सही बदलाव हैं, उनके हिसाब से हमें खुद को अडेप्ट भी करना पड़ेगा। सो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ये एक रिपोर्ट भी आती है मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन की, PPP, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों चीज़ें आती हैं, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, इनोवेशन, ये सब एक साथ आता है। तो चलो ये आपके लिए कीवर्ड भी बन गया, है ना, रिलायबिलिटी, इनोवेशन, ये आंसर राइटिंग कीवर्ड्स है भाई, ऐसा आपको लिखना होता है मेंस में। और क्या आती है PPP में, एफिशिएंसी आती है एंड स्टेबिलिटी भी आती है। तो स्टेबिलिटी का मतलब लेस रिस्क भी हो गया। तो दिस इज़ लाइक योर आंसर राइटिंग कीवर्ड, है ना। और अगर नीचे आप देखोगे ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे 400 से ज़्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, वो मेंस में बड़े हेल्पफुल होते हैं। सिंपल इन्फॉर्मेशन टाइगर के बारे में, टाइगर को IUCN में एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है और WPA के शेड्यूल 1 में है। और ध्यान रखना कि WPA में अमेंडमेंट जो किया गया था, तो पहले 6 शेड्यूल होते थे, अब 4 हैं, तो शेड्यूल्स कम कर दिए गए थे, उनको थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया था। फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, भारत का नेशनल एनिमल भी है ये, है ना। 75% जो वर्ल्ड के टाइगर हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, और जनरली ये माउंटेन्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स, ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं।
बाकी सिग्निफिकेंस, ये एक फ्लैगशिप अम्ब्रेला स्पीशीज़ है, ये थोड़े जनरल पॉइंट्स हैं। कल्चरल सिंबल की बात करते तो शोज़ पावर एंड स्ट्रेंथ, है ना। तैरना जानते हैं, देयर आर एक्सीलेंट स्विमर्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइगर। दिस टॉपिक सिंस देखो सिंपल टाइगर की बात करोगे तो ये प्रीलिम्स में आएगा, मतलब मैं इसको भी थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जस्ट अगर टाइगर की बात होगी तो ये टॉपिक आएगा आपका प्रीलिम्स का, है ना। और प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात होती है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये आपसे मेंस में पूछ सकते हैं, है ना। टाइगर रिजर्व्स अगेन किस चीज़ में आएंगे, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, है ना। बट अगर कल को मेंस में प्रोजेक्ट टाइगर आएगा तो आप हल्का सा एक मैप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये अच्छा टॉपिक है, ये स्किप नहीं कर सकते आप, मतलब ओवरऑल तो मैं कहूँगा कि इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, सब जगह पूछा जा सकता है वाला टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि नेशनल एनिमल है भाई। इन द टॉपिक नंबर 5.2 वी विल टॉक अबाउट द सीवेज मैनेजमेंट इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में भी आप जानते होंगे। तो रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, तो एक 2016 का एक ऑर्डर था, है ना, उसमें कुछ बदलाव किए थे, तो हम लोग जानेंगे। उन्होंने कहा था कि जो ये नेशनल मिशन है ना फॉर द क्लीन गंगा, ये पूरा का पूरा जो मिशन है ना, इसको एक पावर दे दी गई है कि भाई जो पानी आप ट्रीट कर चुके हो ना, यानी कि इस पानी को आप क्लीन कर चुके हो, है ना, उस पानी को आप गंगा नदी के अंदर अलाउ कर सकते हो फ्लो करवाना, ठीक है। तो इससे पहले जो प्रोविज़न था ना, उसमें किसी के भी द्वारा ये चीज़ डिस्चार्ज करना अलाउ नहीं थी। पहले आप नदी में ऐसा पानी को ट्रीट करके नहीं डाल सकते थे, अब उन्होंने अलाउ कर दिया है, ठीक है। उन्होंने ये क्यों किया है, ताकि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे, ठीक है, और वाटर फ्लो जो है नदी के अंदर वो मेंटेन रहेगा। ये एक मोटिव था इसके पीछे। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, हाउ डज दिस ऑल दिस वर्क, है ना। ये पूरा का पूरा जो सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट वगैरह होते हैं कैसे काम करते हैं। तो भारत के अंदर जो क्लास 1 सिटीज़ हैं, क्लास 2 सिटीज़ के टाउन्स हैं, खास करके जहाँ पर 33,000 मिलियन लीटर पर डे के आसपास का कंजम्पशन होता है, वहाँ से मतलब इतना सीवेज जनरेशन होता है। सीवेज का मतलब क्या भाई, आपके किचन से, आपके वॉशरूम वगैरह से जो भी यूज्ड वाटर निकलता है, गंदा पानी है ना, बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, सब वो कहाँ जाता है, वो नाले में जाता है। उसके कारण क्या होता है कि इन सब की जो कैपेसिटी है ना भारत के अंदर ट्रीटमेंट की, वो 18.6 ही है, यानी कि 33,000 मिलियन लीटर्स पर डे निकल रहा होता है पानी। बट इसका अराउंड 20% मान लो आप, 18.6 को 20% मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो सिर्फ इतना ही है जो ट्रीट हो पा रहा होता है। तो उसमें पॉल्यूटेंट्स निकाले जाते हैं, है ना, और उसको क्लीन भी किया जाता है, उसमें क्लोरीन वगैरह डालते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें बहुत सारा जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उन सबको निकाला जाता है। तो कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं, है ना, ऑफ साइट का भी मैकेनिज़्म होता है, ऑन साइट के भी मैकेनिज़्म होते हैं। एंड ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, इतने सारे, एक टीम काम कर रही होती है, लगातार पानी आ रहा होता है, पानी को क्लीन करते हैं, फिर उसके कुछ यूज़ होते हैं, उसको जहाँ जहाँ हो सकता है दे ट्राई टू ट्रांसपोर्ट दैट थिंग, है ना। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, मूविंग द बेड बायोफिल्म रिएक्टर। You don't really need to get into every type of method for the cleaning, but remember the names. Just remember the names, ताकि कल को अगर ये क्वेश्चन मेंस में आता भी है तो आप इतना नाम लिख दो कि काफ़ी रहेगा, ठीक है। प्रीलिम्स में इस तरह की चीज़ें आना बहुत मुश्किल होगा, बट अगर आ भी गया तो यू नीड टू हैव एन आइडिया कि ये तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं जहाँ पर गंदे पानी को फ़िल्टर किया जाता है। तो देखो आप के पास कम से 1000 से ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं इन दिस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। यू कैन नॉट हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरी सिंगल टॉपिक, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट सम मेजर टॉपिक्स, और माइनर टॉपिक्स को आपको गो थ्रू करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आए हो, आप यहाँ पर PhD करने के लिए नहीं आए हो, उस तरीके से पढ़ना। वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। कहाँ आती हैं चीज़ें बताई थी ना पिछले, इस थोड़ी देर पहले कुछ इसी वीडियो में 7th शेड्यूल में आता है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ऑलराइट। नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी 2008 में बनाई गई थी अर्बन एरियाज़ को क्लीन करने के लिए। 1993 में जो 74th अमेंडमेंट किया गया था, वाटर सप्लाई सैनिटेशन की जो प्रोसेस था वो सारा का सारा शिफ्ट करके अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे दिया गया था। 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट 1974,
है ना। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा हमारा अमृत मिशन है, हमारा स्मार्ट सिटीज़ का मिशन है, हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है। यू सी ऑल दिस इनिशिएटिव्स ना, एटलीस्ट रिमेंबर द नेम। क्या होता है ना कि मेंस में कभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो आप मल्टीपल इनिशिएटिव्स के नाम लिख सकते हो। एटलीस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, ये सारे इनिशिएटिव के। ठीक है जी। चैलेंजेस क्या आते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज़ इतनी क्षमता नहीं होती। कैग की एक रिपोर्ट है ना। अब ये एक अच्छा पॉइंट है ना, इट्स अ वेरी हैवी पॉइंट, है ना, टू फैच मोर मार्क्स। आपको अगर इस तरह के पॉइंट लिखते हो ना कि इसकी रिपोर्ट ने ये कहा था चैलेंज में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी पॉलिटिकल टॉपिक में आता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप ही काम ऐसे कैसे कर रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट लिखोगे ना चैलेंजेस में, एग्जामिनर को लगेगा यार ये पढ़ के आया भाई। तो दीज थिंग फैच यू मोर मार्क्स। तो कैग की रिपोर्ट के अंदर झारखंड में पता चला था कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का सीवेज नेटवर्क था, उसके कारण बहुत सारा जो अनट्रीटेड वाटर था, है ना, वो ड्रेन्स में डाल रहा था, गंदा पानी को डाल रहे थे। देन 5 स्टेट्स ऐसे हैं उनके पास काफ़ी लिमिटेड, 5 स्टेट ही ऐसे हैं जिनके पास इंस्टॉल्ड ट्रीटमेंट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, सेंटर ने या स्टेट ने। फिर स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, कोई किसी तरीके से डिस्चार्ज करेगा, कोई किसी तरीके से, अलग अलग पैरामीटर्स पे काम कर रहे होते हैं लोग, है ना। 23 ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वही कंप्लाई कर पा रही होती है। जो हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं ना, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे कंप्लाई करने के कुछ नियम होते हैं कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो सिर्फ 23 ही % कैपेसिटी ऐसी है जो उस बात को फॉलो कर पा रही होती है। पैसा बहुत लगता है भाई, महंगा होता है ना, सेटअप करना, फिर उसको 3 से 8 साल लगते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है। कुछ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन भी होते हैं, वी राइट देम इन शॉर्ट एज NBS। तो कुछ वेटलैंड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वेटलैंड्स में वाटर फिल्ट्रेशन हो जाता है नेचुरली, है ना। एक फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स भी होता है। ग्रीन रूफ्स आप लोगों ने देखा होगा। लिविंग वॉल्स में ना दीवारों के ऊपर ये पौधे टांग दिए जाते हैं। ये तो मैंने भी किया हुआ है। रिसेंटली आई डिड दिस थिंग इन द वॉशरूम, इट्स वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। वो विजिबिलिटी भी अच्छी जाती है और आई कुड सेंस द चेंज इन द एयर ऑल्सो। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स होते हैं। स्टेबलाइजेशन मतलब कहता है इसमें पानी, गंदा पानी को आप रख देते हो ना, कुछ समय तक वो पानी ठहरा रहता है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन हो जाता है, वो बैठ जाते हैं, तो हैवी पार्टिकल्स का क्लियर करना आसान हो जाता है। देन वी हैव दिस अलगल पॉन्ड्स होते हैं, है ना। देन वी हैव दिस वर्मी फिल्ट्रेशन, लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स। ये सारे के सारे नेचुरल होते हैं। तो रिकमेंडेशन में जब भी लिखो तो मेंशन द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स, दे आर वेरी गुड। मॉनिटरिंग पॉइंट्स को हम ज़्यादा लगा सकते हैं, चेक करना, ताकि पॉल्यूशन का लोड पता चले। इरिगेशन में इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। करनाल के अंदर जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इस बात पर रिसर्च भी की थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कहा था कि जो टर्शरी ट्रीटेड वाटर होता है उसको हम लोग नॉन पोर्टेबल मतलब होता है जो पीने लायक पानी नहीं। अब जो ट्रीटेड वाटर होता है वो हमेशा पिया भी नहीं जाता, तो वाटर के जब पानी को साफ़ करते हैं ना, उसका अलग अलग लेवल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कुछ उसमें से पानी बहुत कम ऐसा है पानी हो पाता है जिसको आप पी सकते हो, मोस्टली वो बाकी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बट देर आर सम अदर नॉन पोर्टेबल पर्पजेज, जैसे गार्डन में इस्तेमाल कर लो, पार्क्स में, रिजॉर्ट्स में। वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं, अगेन ये इसी से कनेक्टेड सा ये पॉइंट आपस में। अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं जहाँ पर शहरों में ज़मीन की कमी होती है। अब शहरों में ज़मीन की कमी तो है भाई, आजकल पार्किंग का कितना बड़ा इशू होता है शहरों में। देखो आप, पहले एक टाइम में घर के आगे सब कुछ दिखता था, पेड़ दिखते थे, गेट दिखते थे, घर की दीवार, घर का रंग दिखता था। आजकल टीन के डब्बे खड़े रहते हैं। गलियों में आजकल बच्चे खेल नहीं पाते क्योंकि हर घर के सामने गाड़ी खड़ी है। बच्चा सोचता है कि मैं किसी और घर के सामने कैसे खेलूँ, मेरे खुद के घर के सामने गाड़ी खड़ी है, शीशे टूट गए। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई ना आजकल बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हम लोगों ने देख लिया था। इजी सिंपल टॉपिक, ये टॉपिक आपका मेंस का है। देखो कितना आसान होता है ना, आप एक बार टॉपिक को कवर कर लेते हो, देन यू कवर द PYQs, यू नो ये टॉपिक प्रीलिम्स का है, ये मेंस में ऐसी चीज़ें UPSC कहाँ पूछता है। कुछ तो सिलेबस में लिखा भी हुआ है, बट जस्ट बाय गोइंग थ्रू द टॉपिक वंस आपको खुद ही पता चल जाता है। आपको किसी का वेट भी नहीं करना पड़ता कि कोई मुझे आके बताए कि भाई ये टॉपिक कौन सा है। थर्ड टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स थे, प्रेसिडेंट ने दिए थे रिसेंटली। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, एंड 4 फेजेज़ में कंडक्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 7th टाइम लगातार 7वीं बार इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। एंड मध्य प्रदेश का इंदौर और सूरत इस बार 2 सिटीज़ हैं एक साथ जिनकी रैंक बनाई है। तो उसके बाद नावी मुंबई है, देन
बस इंपॉर्टेंट यही होता है। स्टेट की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट है। कंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात करते हैं देन मध्य प्रदेश का जो माओ है वो क्लीनेस्ट है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो वाराणसी रहा है। देन चंडीगढ़ की बात करें तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात करें तो इट्स चंडीगढ़। इसमें ये इंपॉर्टेंट है जानना इवैल्यूएशन के लिए, तो सर्विस लेवल की प्रोग्रेस, सिटीजन्स की वॉइस, सर्टिफिकेशन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। दिस हैज़ रेलेवेंस विद बोथ एक्चुअली प्रीलिम्स और मेंस दोनों। कैसे? मेंस में तो आप ये इसका अवार्ड्स का ये यूज़ कर सकते हो कि भाई इस सिटी से सीख सकते हैं, महाराष्ट्र इज़ क्लीन, वाराणसी इज़ क्लीन, इस तरीके से। प्रीलिम्स में अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन से मिशन के अंदर आता है, कौन से साल में शुरू किया गया था। सिंपल ईजी टॉपिक। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। टॉपिक नंबर 5.4 इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150 साल हो चुके हैं इसको। 1875 में बनाया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। ओके, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है ना, वेदर के बारे में बताना, स्टैटिस्टिक्स देना, रिसर्च करना मीटरोलॉजी के अंदर। आसान चीज़ें, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। रिसेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं इसके। एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया था क्लाइमेट सर्विसेज को लेकर के। देन खुद के कुछ मतलब एक वेब GIS का एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया था जिसको ये वेफस बोलते हैं। वेदर एनालिसिस करता है ये। एंड इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करते हैं। अचीवमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो WMO ने 3 IMD की ऑब्जर्वेटरीज़ को वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशंस के लिए रिकॉग्नाइज़ किया था। द्वारका है, वेरावल है और कटक है। हमारे पास 39 डॉपलर वेदर रडार्स हैं जो 2023 तक काम कर रहे हैं। गति शक्ति और उड़ान स्कीम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है इट्स मोर अबाउट कनेक्शन विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो सेफ़ एविएशन के तहत ये काम करता है। 117 एयरपोर्ट्स हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है सैटेलाइट से वेदर फोरकास्ट का। फोरकास्ट में इन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत सारे इवेंट्स में इवैक्यूएशन वगैरह प्लान करने में मदद की थी। जैसे एक साइक्लोन आता है तो वहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान करने के लिए हमको फोरकास्ट के बारे में पता करना पड़ता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इसका डेटा यूज़ किया जाता है। एयर क्वालिटी के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर इनका चीज़ों को यूज़ करते हैं, है ना। किसानों के लिए वेदर को लेकर के कि भाई ऐसे, क्योंकि बहुत सारी फसल ऐसी होती है ना उसमें, अब किसान है उसको लग रहा होगा कि भाई मुझे पानी देना है अपनी फसल को कल, और पता चला कि वो पानी का सेटअप करता है सारा, वो पानी दे देता है, 2 दिन बाद फिर बारिश हो जाती है। तो पानी भी दे दिया, बारिश भी होगी तो फसल ख़राब भी हो जाती है। तो किसान को अगर ऐसा आइडिया लग जाए कि कुछ आने वाले 2-4 दिनों में बारिश होगी तो थोड़ा पानी देना अवॉइड कर सकता है। उससे किसान का पानी का पैसा भी बचता है। तो किसान के लिए तो पानी भी फ्री में नहीं होता भाई। तो UN ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था साइक्लोन मोचा, साइक्लोन एम्फान के लिए IMD को। प्रॉब्लम ये कि हमारे पास जो वेदर के मॉडल्स हैं ना, ये थोड़े लिमिटेड हैं प्रेडिक्शंस एक्यूरेट करने के लिए। एंड डेटा जो होता है, हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है। डेटा का मतलब ये नहीं कि आपने बस डेटा ले लिया उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा डेटा है, बट वी नीड सम गुड पीपल फ्रॉम द वेरी वंडरफुल फाइनेंस बैकग्राउंड जिनको डेटा रीड करना आता हो, वो प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में हम लोगों को पता लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे बादल फटना, बिजली कब गिरेगी, है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा आई वुड से डायनामिक होता है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। तो वहाँ पर प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है, बट स्टिल IMD हैज़ बीन सक्सेसफुली डूइंग दिस थिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और IMD ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, है ना, क्वालिफाइड पर्सनल्स को रिक्रूट करना, ये तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल चैलेंजेस होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग डेटा कलेक्शन को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। तो कलेक्शन के मेथड्स चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लोग वी कैन टेक हेल्प ऑफ द डेटा एनालिस्ट, ऑफ द डेटा साइंटिस्ट, ऑफ द डेटा इंजीनियर्स, तो उसकी एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं। एंड ग्लोबल लेवल पर ना दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ये आइडिया शेयर करना, हमारे ऐसे एनालिटिक्स और AI का इस्तेमाल करके हम प्रेडिक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है BlackRock, वो एक बड़ा ही हाई लेवल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका नाम है अलादीन। वो इंसान को रीड करता है, इट्स वेरी वेरी एक्यूरेट एंड वर्क्स वेरी प्रिसाइजन। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को अगर हम लोग एनालिटिक्स में यूज़ करेंगे तो मे बी वी कैन
वर्क बेटर, हमारे एनालिसिस बेहतर हो जाएंगे, हमारा प्रोडिक्शंस बेहतर हो सकता है। EWS बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम को, है ना, फॉर दी रॉबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम टू बेटर कम्युनिकेट एंड फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग वी नीड मोर पीपल हु आर स्किलफुल, we need more agencies and institutions who conduct more training programs for the betterment. So there are multiple things that are required that should work, that can work. So this is all about the IMT. छोटा टॉपिक था, both prelims and mains. रीज़न बीइंग 150 साल हुए हैं तो prelims में तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, मेंस में ये क्योंकि 150 साल हो गए हैं तो हो सकता है UPSC इंटरेस्टेड हो कि जानने में, क्योंकि इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कितने पहले बनी थी, 1875 में बनी थी, बताओ, मतलब 19वीं सदी में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका रेलेवेंस ज़्यादा है। नाउ वी हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट 5.5 में इंडियन लैंडस्लाइड का ससेप्टेबिलिटी का मैप है। तो ये जो शब्द ससेप्टेबिलिटी है, अगर मान लो ये ससेप्टेबिलिटी डायरेक्टली मीन्स में क्वेश्चन में आ जाए कीवर्ड, तो आपको पहले हिंदी का ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता नहीं होता, कोई डेली हैबिट में यूज़ होने वाला शब्द नहीं है ना। तो अगर हम आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें ना और लैंडस्लाइड से कनेक्ट करें, तो आप ये मान लो कि एक ऐसा मैप बनाया जा रहा है इंडिया में जिसमें ये पता चल जाएगा कि कल को लैंडस्लाइड होगा तो कौन से एरिया होंगे जो प्रभावित हो सकते हैं उससे, है ना, कहाँ कहाँ ये पहुँचने की स्थिति है, एक टेंडेंसी क्या होगी, प्रॉननेस कितनी हो सकती है किसी सिस्टम की, किसी ग्रुप की, है ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर। कंडीशन क्या है, लैंडस्लाइड यहाँ पर, है ना। तो ये टेरेन को जोन्स में डिवाइड कर देगा कि भाई कितना चांसेस है वहाँ पर लैंडस्लाइड होने का। इसमें हाई रेजोल्यूशन की लैंडस्लाइड मैपिंग बनाई जाएगी। इसमें 16 कंडीशनिंग फैक्टर्स होंगे, हाइट क्या है, स्लोप कितना है, सॉइल कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, सड़क से कितनी दूरी है, नदी कितनी पास में है, वेजिटेशन कितना है, इससे बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। तो मैप के अंदर अगर आप ये देख पा रहे हो मैप, तो दिस इज़ द मैप। इसमें ना एक जनरल आइडिया रखना कि इंडिया में लैंडस्लाइड्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो जनरल आइडिया रखना फॉर द प्रीलिम्स। क्या होता है ना, ये कैलकुलेशन में मदद करता है। कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाएगा, मे बी कोई स्पीशीज़ को लेकर के आ जाएगा, तो आप आइडिया लगा लो यार ये स्पीशीज़ वहाँ होगी, वहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, वहाँ ये पहाड़ों पे पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, कुछ कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। तो कलर कोडिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। रेड वाले का मतलब बहुत हाई चांसेस है। तो इफ़ यू लुक एट दिस रीजन, तो हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, ये 2 स्टेट्स हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा। देन वी हैव दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देन यहाँ पर हमारा ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, यहाँ पर इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर ये जितना भी एरिया दिखाया गया है, इट्स अराउंड 13.7% एरिया जो है जिसमें लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। और इसमें से अगर आप देखोगे तो जो बहुत हाईली ससेप्टिबल वाला एरिया है, तो दिस इज़ समथिंग 4.75% एरिया, ये इतना ससेप्टिबल है ना। ठीक है, रीजनल वेरिएशन की बात करते हैं तो सिक्किम के पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऐसा है ससेप्टिबिलिटी का। दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देखो सिक्किम पर 2 बार बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, एक बार मेंस में, एक बार प्रीलिम्स में, जब ये ऑर्गेनिक स्टेट बनाया गया था। तो ऐसे नाम आया तो मैंने आपको बता दिया। केरला ऐसे नॉन हिमालयन रीजन में से होता है जहाँ पर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे केरला के अंदर ना, तो ये वेस्टर्न घाट्स वाले जो माउंटेन्स हैं, तो दिस इज़ नॉन हिमालयन रीजन। जनरली आप देख रहे हो ऊपर में है हाई वाली चीज़ें हिमालयन रीजन्स में, बट केरला इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। कुछ नई भी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है, लाइक दीज आर द रीजन्स जो हमारे ईस्टर्न घाट के हैं, है ना। इनमें भी कुछ आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की गई है प्रोन एरियाज़ की। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कल को डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ बनाएंगे ना, उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रिस्क कैसे रिड्यूस किया जाएगा, है ना, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, फॉर्मुलेशन, फाउंडेशन और डेटा की मदद से हम लोग अपनी सारी पॉलिसीज़ पे काम कर पाएंगे। लैंडस्लाइड में होने वाले सारे डायनेमिक्स, जो भी बदलाव है, ऊपर नीचे आगे पीछे, कब तक वो रुक सकती है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स नीड सम काइंड ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। वी नीड दीज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, है ना, लैंडस्लाइड्स के लिए, ताकि आइडिया लग जाए उन लोगों को सेफली वहाँ से बचाया जा सके। लोगों को ही नहीं, सिर्फ जानवरों को भी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सके। तो ये था इस मैप के बारे में। ऑलराइट, IIT दिल्ली ने पहला ऐसा हाई रेजोल्यूशन का मैप क्रिएट किया अभी रिसेंटली। नाउ कम्स द जनरल टॉपिक। आपके पास जनरल के लिए होगा भी, आई डोंट थिंक इसको पढ़ने की ज़रूरत है हमें, बट ठीक है, एक बार ज़रा आइडिया लगा लेते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से ज़मीन धसकने लगती है ना, और स्लोप जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। रेनफॉल के कारण हो सकता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, वेस्टर्न घाट्स में होता रहता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जियोलॉजिकल कारण, जियोमॉर्फोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। जियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो इरोजन वगैरह एक मेजर फैक्टर पाया जाता है ना। रैपिड रिवर्स की वजह से जो मिट्टी होती है वो हट जाती है। मोस्टली जो लैंडस्लाइड हिमालयाज़ में होते हैं वो पत्थरों के गिरने के कारण होते हैं।
वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बसाल्ट रॉक्स पाए जाते हैं, है ना, तो रॉकफॉल यहाँ कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। लैंडस्लाइड ट्रिगरिंग के लिए रेनफॉल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा उसको। हाई सॉइल डेप्थ होता है, ज़्यादा वाटर रिटेंशन भी अलाउ करता है। ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो वर्ड एंथ्रो होता है ना, दिस मीन्स ह्यूमन। इंसानों के द्वारा हम सड़कें बनाते हैं तो हम उसको पत्थर को, पहाड़ को काटते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो स्लोप होता है इनस्टेबल हो जाता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, है ना, नदी का रास्ता रुक जाता है, लोगों की जान जा सकती है, चोट लग सकती है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ को वहाँ से हटाना पड़ता है, इकोलॉजिकल तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा है नहीं कि टेक्निकल एक्सप्लेन किया जाए। इंडिया के पास, हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने एक लैंडस्लाइड की स्ट्रेटजी निकाली थी, उसमें उन्होंने कुछ हज़ार्ड्स एरिया बताए थे, अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में बात की थी, लोगों को जागरूक करेंगे, जोन्स बनाएंगे, है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए गए थे इस एरिया को मैनेज करेंगे। और स्पेशल पर्पस व्हीकल को गाड़ी नहीं होती है, इट कुड बी ए सिस्टम, है ना, इट कुड बी ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक बॉडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो स्पेशल है इसी काम के लिए। एक नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग का प्रोग्राम भी था, 2014-15 में सेटअप किया गया था। एक एटलस क्रिएट किया गया था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है हमारा इसरो का, उनके द्वारा, कि हाउ टू प्रोसीड इनटू दिस, हाउ टू वर्क ऑन दिस पार्ट। एरिया स्पेसिफिक मेजर्स लेने पड़ते हैं लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। और कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जैसे कि टेरेस फार्मिंग करते हैं, वहाँ पर झुमिंग, स्लैश एंड बर्न वगैरह होती है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा एफोरेस्टेशन होता है, जिसके कारण ये चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंड होती है। इन सब पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो मल्टीपल थिंग्स नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, एक चीज़ पे काम करने के नहीं होगा, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस टू बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम। जब भी कोई चीज़ रिसेंट कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो एग्ज़ाम में आ जाता है ये टॉपिक। टॉपिक नंबर 5.6 में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी विज्ञान स्कीम के बारे में। तो कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक स्कीम है पृथ्वी विज्ञान, 2021 से 2026 तक चलेगी। ऑलमोस्ट 4800 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं। तो इसमें सब स्कीम्स हैं, अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट। ऑब्जेक्टिव है, हम लोग एटमॉस्फेयर, ओशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर की ऑब्जर्वेशन पे लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। वेदर को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ओशन में, क्लाइमेट में जो भी हज़ार्ड्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग कुछ मॉडल्स बनाना चाहते हैं। पोलर रीजन्स, हाई सी रीजन्स में हम लोग नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हैं। और ओशन के बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें हम लोग उनको हार्नेस करना चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। एंड जो भी नॉलेज होती है हमारी उसको सोसाइटी में, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये है इस पूरी की पूरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव। सो वंस यू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इट्स वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट एंड लाइक केक वॉक की तरह हो जाता है बाकी सब। तो सब स्कीम्स में अक्रॉस की अगर बात करते हैं तो देयर इज़ नो फुल फॉर्म ऑफ अक्रॉस गिवन हेयर, मतलब यहाँ गिवन है एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन, पेसर का पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सेज का सिस्मोलॉजी, जियो साइंस, रीच आउट का रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, आउटरीच, इस तरीके से। तो अक्रॉस में मॉनसून, कन्वेक्शन, क्लाउड, क्लाइमेट चेंज, मतलब सीधे रह जस्ट कीवर्ड्स, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स, है ना। तो एडवांस वेदर के प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाएंगे। ओ स्मार्ट में हम लोग ओशियनिक रिसर्च करेंगे, सब सेम बातें ही हैं। साइंटिफिक प्रोग्राम्स में पोलर रीजन को स्टडी करेंगे। सेज में हम लोग अर्थक्वेक को मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। रीच आउट के अंदर, है ना, लोगों को जागरूक करेंगे बहुत सारी स्कीम्स के तहत। मल्टीपल थिंग्स टू बी डन। फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो हमारे अर्थ सिस्टम की ना सारी समझ जो है वो बढ़ जाएगी, हमारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से, है ना। हम लोग साइंस रिसर्च, जो अर्थ की जो रिसर्च, अर्थ को लेकर जो रिसर्च होती है ना, उसमें हम लोग और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिर हमारे पास रिसर्च बढ़ाने के लिए हमारे पास फंड अवेलेबल होगा, तो दूसरे डिसिप्लिन्स को भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। एंड समंदर में, क्लाइमेट में, क्रायोस्फीयर में, है ना, इन सब में जो भी हमारे पास चैलेंजेस होते हैं उन सबको एड्रेस कर पाना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे काम करना आसान होगा। भविष्य में आने वाले जो भी आपदाएं होंगी उनको टैकल करना, जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, मौसम में आने वाले किसी भी तरह के बदलाव के बारे में अनुमान लगा पाना आसान हो जाएगा ना। किसी भी और डिफरेंट रिसोर्सेज, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को और जान पाएंगे कि आप पता और भी बहुत कुछ अवेलेबल हो। एक अच्छी स्किल्ड फोर्स हमारे पास रेडी हो जाएगी फ्यूचर के लिए। एंड साइंस टू सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी तक पहुँचाने में हमारी बहुत सारी मदद भी मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइंस टू सर्विस। अगर आप साइंस टू सर्विस की बात करो, अगेन दिस इज़ ले आंसर राइटिंग कीवर्ड है ये। इस तरह के कीवर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके एग्ज़ाम में। दे मेक योर आंसर रिच विद द कंटेंट, ठीक है। नीचे आप देखो 400+ ऐसे कीवर्ड्स गिवन हैं ना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग, उनके रिकॉर्ड्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो अपना। तो किस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च में और
हमारे समाज में होने वाले जो भी एप्लीकेशंस की चीज़ें होती हैं, मतलब आप साइंस में कोई रिसर्च कर रहे हो, उसको असल ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करोगे, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, उसको कम करने के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोग डिज़ास्टर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, तो समाज के काम आएगा, है ना। जैसे जो हमारी ये CRISPR-Cas9 की टेक्नोलॉजी थी, CAR-T सेल थेरेपी, वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन डिटेल। GM क्रॉप्स बनाई है हम लोगों ने इसकी वजह से, है ना। मार्केटिंग में हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के लिए। फिर स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आजकल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं ऑनलाइन, है ना। तो ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। रियल और लाइव सेशंस क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि लाइव सेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि टीवी पर आप देख लो, ऐसा लगता था जैसे न्यूज़ ही लाइव आती, बाकी कुछ, या फिर क्रिकेट मैच लाइव आता थे। आजकल तो लोग यूट्यूब पर लाइव आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव है ना। सो मेनी थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। तो टेक्नोलॉजी का, साइंस का इस्तेमाल करके हम सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। दिस टॉपिक, मतलब स्कीम तो UPSC मेंस में ये वाली स्कीम तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा कंटेंट है कि कैसे हम लोग रिकमेंडेशंस ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। वो कीवर्ड्स, आपको फ्रेजेस उठाने पड़ेंगे इस टॉपिक से, विच कैन हेल्प यू। ओके, नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 5.7, जिसमें न्यूज़ इन शॉर्ट है हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन का। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है ऑन द ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर द क्लाइमेट एक्शन। WTO की ये रिपोर्ट है। तो इसमें कुछ पॉलिसी एरियाज है जहाँ गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाती है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, ना। ट्रेड मतलब व्यापार जो हो गया ना, कॉमर्स, व्यापार वाली चीज़ें हो गया। तो उसमें आप ट्रेड में आपको क्या करना होता है, कस्टम्स क्लियरेंस चाहिए होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने होते हैं, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कुछ स्टैंडर्ड्स का, टैरिफ वगैरह के ऊपर काम करना पड़ता है ना। सब्सिडीज़, एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसके लिए। सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स ये जो होते हैं ना हमारे प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह के लिए, तो कुछ डिजीज़ तो कैरी नहीं कर रहे हैं वो। देन वी हैव इंटरनल टैक्सेशन एंड कार्बन प्राइसिंग। क्लाइमेट का ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब भी आप व्यापार करते हो, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, उसका क्लाइमेट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता भी है, नहीं पड़ता है। तो जनरली जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं ना, खरीद बेच करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, है ना, पूरे प्रोसेस में जितना भी हमारे वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है वो 20 से 30% इंटरनेशनल ट्रेड से आता है ना। दिस इज़ अ गुड आर्ग्यूमेंट ना, इट्स अ डेटा, इट्स अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जगह पर, है ना। तो इस हिसाब से इस टॉपिक से ये वाली चीज़ नोट कर सकते हो आप। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA मेंस में आपका एक बार आ चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या करती है ना कि भाई आपको कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो आप क्या करते हो, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसका असेसमेंट करते हो। गवर्नमेंट ने ना उसका स्टेप कर रखे हैं, पहले स्क्रीनिंग करेंगे, है ना, और फिर उसकी स्कोपिंग करेंगे, देन पब्लिक से कंसल्ट करेंगे, फिर अप्रेजल वगैरह पे काम होगा। तो ये कुछ स्टेप्स में गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो ये अभी लास्ट 2021 में उन्होंने मिनिस्ट्री ने कुछ चेंजेस किए थे इसके अंदर। 2017 में गवर्नमेंट ने एक 6 महीने की विंडो के ऊपर काम किया था। तो पहले जो क्लियरेंस था ना, ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में आया था। फिर गवर्नमेंट ने इसमें 2020 में भी काम किया था, ठीक है। अभी टॉपिक न्यूज़ में क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टेज दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ऑफिस मेमोरेंडम ऑन दी एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस। हुआ ये है ना कि उन्होंने स्टे लगा दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे किसी प्रोजेक्ट वगैरह में, बाद के गवर्नमेंट ने कहा कि भाई प्रोसेस को फॉलो करो आप, ठीक है, इसको बाद में नहीं करना है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के बारे में काम ना किया जाए, टाइम से किया जाए, ठीक है। तो आप बिना किसी क्लियरेंस के एक प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहे हो। इससे पहले आप क्या करते थे कि पहले क्लियरेंस लेते थे फिर आप प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते थे। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इसमें स्टेप लगा दिया। देन वी हैव टॉपिक नंबर 5.7.3 मेगालोसॉरस। 2024 में 200 साल हो जाएंगे पहला जो डायनासोर था इसकी नेमिंग की गई थी उसको। इसका मतलब होता है द ग्रेट लिजर्ड। ओके, तो ये कार्निवोरस डायनासोर है। कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश कंज्यूम करता है ना। ऑक्सफोर्डशायर जो इंग्लैंड में जो जगह है वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। देन वी हैव LDG लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, एक फंगी है उसके बारे में। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, है ना, बहुत सारे स्पीशीज़ के। तो LDG आपको जानना पड़ेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। कहने का अर्थ ये है, अगर आप देखोगे ना, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। देन वी हैव दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कैसे लिखूँ यहाँ पे, चलो पूरा ही लिखना पड़ेगा, है ना। वी हैव दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेयर, somewhere around this point we have the Capricorn। तो उन्होंने कहने की कोशिश की, अगर आप देखोगे ना
पोल्स जो रीजन है ना, पोलर, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल, यहाँ पर ना स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी आपको इक्वेटर रीजन के अंदर ना डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी मतलब उसमें कितनी विविधता है, बस ये इतना सा फंडामेंटल एक चीज़ है। तो रिसेंटली एक स्टडी में पता चला था इस चीज़ के बारे में। ग्रीन फ्यूल्स का अलायंस है ना, तो डेनमार्क ने अनाउंस किया इंडिया के साथ। ये पहले भी बात की गई थी, इंडिया और डेनमार्क ने एक इस चीज़ के ऊपर MOU साइन किया था। तो बेसिकली एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं। ग्रीन फ्यूल जो होते हैं वो उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन, बायोफ्यूल है ना, या फिर बायोमास से बने हुए सोर्स से भी बोलते हैं। 5 साल हो चुके हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का था, 2019 में आया था। भारत में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो एयर क्वालिटी जो है 131 सिटीज़ की, उसको इंप्रूव करने के लिए बात की गई थी। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन पे काम किया गया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी था इसमें, और बेस ईयर 2017 लिया है हम लोगों ने, है ना। टारगेट था कि जो 40% तक PM10 को रिड्यूस करना है, PM 2.5 को। एंड प्राणा करके एक पोर्टल होता है जो इस पूरी की पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, एम्बिएंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम, ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान, ये जनरली NCR के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और भारत स्टेज में हम लोगों ने 4 से जंप करके डायरेक्ट 6 पे चले गए थे, है ना। तो 4 से 6 पे गए थे हम लोग, हमने 5 को बीच में स्किप कर दिया था। फेम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई 2024 की, तो रिस्क परसेप्शन का एक सर्वे था, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कि रिस्क आप कितना ले सकते हो। इंडिया के टॉप 5 रिस्क कहाँ पर है हमारे पास। कंट्री में प्रॉब्लम है मिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन की। इन्फेक्शियस डिजीज़ भारत में है, गैर कानूनी तरीके से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, और लोगों में असमानता है वेल्थ को लेकर, इनकम को लेकर। ग्लोबल लेवल पे शॉर्ट टर्म के रिस्क होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन के, वेदर के, सोसाइटल पोलराइजेशन का। लॉन्ग टर्म के होते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, है ना, अर्थ सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपकी मेंस का बहुत काम आएगा, है ना। मेंस के फैक्ट्स हैं कुछ, ये यूज़ कर सकते हो आप। ग्लोबल ओशियन हीट कंटेंट 2023 ने एक उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर जो ओशियन हीट का कंटेंट है वो डबल हो गया है 1980s के मुकाबले, ठीक है। ओशियन हीट कंटेंट का मतलब होता है कि ओशन के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है ना। तो बस इसी तरीके से होता है, इतना ही काम होता है। इन चीज़ों की डेफिनेशन समझो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। जनरली ओशन 90% हीट कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, ग्लोबल वार्मिंग से। अटलांटिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक वगैरह जो होते हैं ये ज़्यादा फास्टर रेट पर वार्म हो रहे हैं।